हेलो बच्चों, चलिए अब हम लोग थर्ड चैप्टर में आ गए हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग में। अब हम लोग इसका पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में कल के दिन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, इसके बाद इसमें हम लोग करेंगे थर्ड के बाद फोर्थ चैप्टर करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। तो 2 चैप्टर इसमें ले लूँगा और इसके बाद एक पार्ट और बनेगा जिसके अंदर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड उसका लास्ट वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है। चलिए प्रोसेस कॉस्टिंग में सबसे पहले जानेंगे प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन या फिर स्टेजेस। ओके, मतलब कि भैया प्रोसेस का मतलब होता है कि भैया स्टेज, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज में, मतलब ये उसको बोलते हैं प्रोसेस। मतलब इधर से निकला हुआ माल वहाँ जाएगा, उधर से निकला हुआ माल वहाँ जाएगा, फिर जाके वो फिनिश गुड्स बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस। इन अ प्रोसेस इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल गोज थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेस इन द सीक्वेंस बिफोर द फिनिश प्रोडक्ट इज फाइनली प्रोड्यूस्ड। यस, क्या बोल रहा है, अगर देखा जाए प्रोसेस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है वो नंबर ऑफ प्रोसेस में क्या करते हैं, सीक्वेंस के रूप में जा जाके फिर वो क्या करता है, फिनिश गुड्स बनते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर मुझे कोकोनट ऑयल बनाना है तो मेरे पास 3 प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहला कोपरा को क्रश करना, फिर उसको रिफाइनिंग करना, फिर उसको फिनिशिंग करना। ओके, तब जाके वो क्या बनता है हमारा, ओके, फिनिश गुड्स बन जाता है। तो सर प्रोसेस का मतलब तो समझ में आ गया कि 3 अलग अलग प्रोसेस है, मगर उसके अंदर एक वर्ड आ गया कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग का मतलब क्या हो गया? तो सर यहाँ पे जो कॉस्टिंग वर्ड आया है, तो यहाँ पे ये कॉस्टिंग वर्ड हमें ये बता रहा है कि हर एक प्रोसेस में क्या क्या कॉस्ट लगने वाली है। बस उस कॉस्ट को जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं उसको बोलते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है प्रोसेस कॉस्टिंग। समझ में आ गया क्या? कि हर एक प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम, कि खोपरा को क्रश करने में हमारी क्या कॉस्ट लग रही है, रिफाइनिंग करने में हमारी क्या कॉस्ट लग रही है, फिनिशिंग करने में हमारी क्या कॉस्ट लग रही है। समझ में आता? तो यहाँ पे वही बोला, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग, और मेथड ऑफ कॉस्टिंग का मतलब ही मैंने बोला कि फाइंड आउट करना कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ईच प्रोसेस का। समझ में आ गया? ताकि हम इसलिए ये कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं ताकि हमको भी तो पता चले कि खोपरा क्रशिंग में हमारी क्या कॉस्ट लग रही है। मान के चलिए ऑलरेडी खोपरा क्रशिंग किया हुआ माल जो है हमें मार्केट से मिल जाता है 6 रुपये में, और हम खोपरा को क्रश कर रहे हैं, ये हमारी कॉस्ट जाती है 8 रुपये में। तो क्या मुझे बताइए, क्या वो खोपरा क्रशिंग वाले सिस्टम हमारे हमको अपने यहाँ पे लेना है, क्या रखना चाहिए? आंसर इज नो गाइस, मुझे नहीं रखना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ओके, क्या ये बात सबको समझ में आया बच्चों? ओके ओके, इससे अच्छा मैं बाहर से खरीद लूँगा, 6 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गया। चलो बात करते हैं सबसे पहला केस इसमें नॉर्मल लॉस। देखिए, जब आप कोई भी मशीन अपने यहाँ पे लगाओगे तो एक अंदाज़ा आप पकड़ के चलोगे कि ये वाले प्रोसेस में इतना तो नुकसान होगा ही होगा। समझ में ऐसा नहीं है कि भैया आप पूरा डाल लोगे मशीन के अंदर, नहीं, कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही गिरेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस कैसे पता चलता है? या तो मैं कुछ टेक्निकल स्टडी करूँगा जिससे मैं बता पाऊंगा कि इतना तो लॉस होगा ही होगा, या फिर पास्ट एक्सपीरियंस, मैंने देखा है पिछले 10 साल से ये काम करते आ रहा हूँ। ओके, तो मेरे को देख रहा हूँ कि आज पिछले 10 साल से हर साल 5-5% का नुकसान होता ही होता है, मशीन में डालने से पहले वो गिर जाते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लॉस। तो ये क्या बोला? तो भैया नॉर्मल लॉस कैसे पता चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल स्टडीज या फिर पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। नॉर्मल लॉस इज द लॉस एक्सपेक्टेड अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। यस, ये एक एक्सपेक्टेड लॉस है, ये होगा ही होगा, और ये एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होना ही है इसको। ओके, ये ऐसा लॉस है जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल भी नहीं, और इसको अनकंट्रोलेबल भी, इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते और इसे रोक भी नहीं सकते, ये होगा ही होगा। इट इज इनहेरिएंट इन द नेचर ऑफ मटेरियल और प्रोसेस दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस अगर मुझे यूनिट में चाहिए तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, कितने यूनिट का लॉस हुआ मुझे, तो ये क्या है, जितना आपने मशीन के अंदर इनपुट किया है इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। बोल दिया है कि 5% लॉस होता है, तो आपने मशीन के अंदर 10,000 डाला, उसका 5% निकाल दो। समझ में आया? तो कैलसी सबके पास है, तो 10,000 इंटू 5% कर लो सर, 500 यूनिट का आपका नॉर्मल लॉस हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? वही है। अगर मुझे अमाउंट चाहिए तो कितने का लॉस हुआ है सर? 500 यूनिट का लॉस हुआ है। अब देखो भंगार के भाव में कितने में बिक रहा है सर। अब भंगार के भाव में ये 500 यूनिट 5 रुपये के हिसाब से बिक रहा है, तो इंटू 5 कर दो सर, 2500 रुपये मिल जाएगा मेरे को, भंगार के भाव में बेचूंगा तो। ये हो गया मेरा अमाउंट नॉर्मल लॉस का। नॉर्मल आउटपुट या फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट कैन बी डिराइव्ड बाय डिडक्टिंग द नॉर्मल लॉस फ्रॉम इन द इनपुट। यस, नॉर्मल आउटपुट या फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट जो होता है ना, आउटपुट मतलब कितना, वो कैसे पता चलता है? जब मैं डिडक्ट करूंगा नॉर्मल लॉस को इनपुट में से। मान के चलिए मशीन में डाला 100 यूनिट और मैंने बोला है कि 5 यूनिट खराब होगा, तो बताइए नॉर्मल आउटपुट कितना आएगा सर? 95 यूनिट आना चाहिए। तो 95 यूनिट कब पता चलेगा? जब मैं बोलूँगा कि नॉर्मल लॉस मेरा 5% है। तो यहाँ पे यही लिखा है। ये सातों पॉइंट अगर आप लिख के आते हो तो एग्जैक्ट आपको 5 नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी। बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस। देखिए, एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जो हमारी गलतियों की वजह से हो रहा है, या फिर मशीन प्रॉपर नहीं चल रही है, या फिर लेबर बराबर काम नहीं कर रहे हैं, इनके वजह से। अगर हम लोग इसको रोक सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस को बच्चे हम रोक सकते हैं, बट नॉर्मल लॉस को हम नहीं रोक सकते। ये बात सबको समझा? तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। द नेक्स्ट स्टेप is to compare the normal output with actual output of the process to determine the quantity of abnormal loss. Yes,
ओके हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल आउटपुट को हमारे एक्चुअल आउटपुट के साथ। अगर नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच में जो डिफरेंसेस आता है, इससे हमें पता चलता है ये एबनॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल गेन है। सर एक एग्जांपल करके दिखाइए तब हमको समझ में आएगा। देखिए बच्चों ये मशीन है, पहला प्रोसेस है, इसके अंदर हमने मशीन के अंदर डाला इनपुट। जब मैं मशीन के अंदर 10 यूनिट डाल रहा हूँ तो मेरे को इतना तो पता है कि 2 नुकसान होगा 2 यूनिट का, तो मशीन में से बाहर कितना आना चाहिए? तो सर मशीन में से बाहर 8 आना चाहिए था, बट मशीन में से अच्छे बन के कितने आए पता है? 6। तो जो अच्छे बन के आए वो एक्चुअल आउटपुट है, और जो खराब हो गए वो 2 हो गया, और 2 इधर खराब हो गए, 2 इधर खराब हो गए, 4 खराब हो गए, तो 6 बाहर आए। तो कहने का मतलब समझा? तो मेरे प्यारे बच्चों मशीन में से टोटल, ध्यान से सुनना, इधर भी एक्चुअल आउटपुट में भी मशीन में से बाहर 8 ही आए, मगर 6 अच्छे बने, 2 खराब बने। तो ये याद रखना। तो बच्चों जब मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करता हूँ तो जो भी डिफरेंसेस आता है उसको मैं बोलता हूँ एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलता हूँ? एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ गया? ओके मशीन में 10 डाला, 2 नुकसान होना चाहिए था, 8 बाहर आना चाहिए था, बट मशीन में से अच्छे बन के आए। ओके 8 बाहर आए मगर 6 अच्छे बन के आए, तो वो एक्चुअल आउटपुट है। जो खराब बन के वो क्या है? एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे वही बोला है। तो ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमारा कंप्लीट। ओके समझ में आ गया? चलो देखिए यहाँ पे, दिस कंपेरिजन इज मेड बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी रिकंसिलिएशन, जो हम लोग ने ये बना के देख लिया। इफ द एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन नॉर्मल आउटपुट, अगर एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से या फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट से कम है तो आपको एबनॉर्मल लॉस होगा। देखो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हुआ, 8 आना चाहिए था, 6 बाहर आया, तो 2 और खराब हो गए, तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। ओके एबनॉर्मल लॉस में बी कॉज बाय नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज सच एज एक्सीडेंट। ओके बच्चों यहाँ पे बी रहेगा, एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज रहेगा, नॉर्मल नहीं। एबनॉर्मल लॉस में बी कॉज बाय द एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज सच एज एक्सीडेंट होने की वजह से ये हो सकता है, या फिर इनएफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, पावर फेलियर, या बैड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल मिला एंड सो ऑन। इसके वजह से ये खराब हुए हैं, ये वाले 2, ये जो 2 खराब हुए हैं। समझ में? ये तो होना ही होना है, इसको रोक नहीं सकते। समझ में आ गया? अब बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस, बोल रहा है कि बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या है? सर ये अनएक्सपेक्टेड लॉस था, हमने सोचा नहीं था बट हो गया। हमको पता है कि एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हो गया। समझ में आ गया? इट इज़ अ मैनेजेबल, यस इसको मैनेज कर सकते हैं अगर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन फॉलो करें तो। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड लॉस रिप्रेजेंट इट। हम लोग को बनाना पड़ता है बच्चों एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। जब हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे तो जो चीज़ हमारी नुकसान हुई, ये देखो सबसे पहले ये 2 का नुकसान हो गया। जब ये 2 यूनिट नुकसान हो गया तो इसको रखूंगा नहीं सर, इसको बेच दूंगा। जब मैं बेचूंगा तो पैसा मिलेगा, तो क्या मिलेगा? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। समझ में आ गया? तो बच्चे जब मैं यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाऊंगा उसके क्रेडिट में लिखूंगा बाय कैश एंड बैंक, और इसको हमेशा भंगार के भाव में बेचूंगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? और आपने प्रोसेस अकाउंट बनाया था और प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप एबनॉर्मल लॉस लिखते थे, तो बताओ एबनॉर्मल लॉस का डेबिट साइड में आप लिखोगे ना प्रोसेस अकाउंट, ये रहा। अब बच्चों इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहा है इसको बोलते हैं बाय कॉस्टिंग P&L। समझ में आ गया बच्चों? ओके याद रहेगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्टिंग P&L। याद रहेगा क्या? ओके जैसे मान के चलिए एबनॉर्मल लॉस, ये जो गुड्स बना है, थोड़ा ध्यान देना, ये जो गुड्स बना है बन के खराब हुआ है, इसके अंदर कॉस्ट पूरी लगी है, लेबर का मेहनताना लगा है, मटेरियल पूरा लगा है, तो ये हमेशा CPU के ऊपर कैलकुलेट होता है। ये हमेशा किसके ऊपर? सर CPU के ऊपर कैलकुलेट होता है। और CPU मान के चलिए सर ये 10 रुपये के हिसाब से 10 यूनिट का कितना था सर? 100 रुपया था, ये याद रहेगा। बट 10 यूनिट पूरा का पूरा खराब हो गया, तो 10 यूनिट खराब हो गया, मगर ये 10 रुपये लगे थे ना इसको, मगर अब ये भंगार के भाव में बेच रहा हूँ तो 2 रुपये मिल रहा है, तो सर ये 10 यूनिट का 2 रुपये के हिसाब से सर हमको कितना मिलेगा? सर 20 रुपये ही मिलेगा। बताइए 100 रुपये का नुकसान हुआ है और भंगार में बेच के सिर्फ 20 रुपये ही मिल रहा है, तो अभी भी तो 80 रुपये का नुकसान हो गया ना मेरे को। ये 80 रुपये का नुकसान इसलिए बाय कॉस्टिंग P&L क्रेडिट साइड में लिखा है। समझ में आ गया क्या बच्चों ये सबको? ओके समझ में आ गया क्या? 100 रुपये का नुकसान हुआ है, ओके जिसमें से मैंने उसको भंगार के भाव में बेच दिया तो 20 रुपये ही मिला, 80 रुपये नहीं मिला, तो जो नहीं मिला उसको कॉस्टिंग P&L बोलेंगे। ये था इसका सिस्टम। क्या एबनॉर्मल लॉस सबको समझ में आ गया? यस सर। बात करते हैं एबनॉर्मल गेन। चलिए एबनॉर्मल गेन भी क्या है सर? द नेक्स्ट स्टेप टू कंपेयर विद द नॉर्मल आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल गेन। क्या पहला पॉइंट इसका और पहला पॉइंट इसका सेम है? सर यहाँ पे भी रिकंसिलेशन, इसका भी रिकंसिलेशन, दूसरा पॉइंट सेम है। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन, यहाँ पे क्या बोला था? एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन, यहाँ पे क्या लिखने का? एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन नॉर्मल आउटपुट इंडिकेट द एबनॉर्मल गेन। सेम यही चीज बनानी है यहाँ पे आपको। एबनॉर्मल गेन में अराइजेज ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। यस एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीजन क्या पता है? नॉर्मल लॉस का कम होना। हमने सोचा था 2 का नुकसान होगा बट एक्चुअल में हमारा सिर्फ 1 का ही नुकसान हुआ। तो याद रहेगा नॉर्मल लॉस
ओके। नॉर्मल लॉस के कम होने से हमें एबनॉर्मल गेन होता है, तो याद रहेगा। तो एबनॉर्मल गेन में भी अराइजेस ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, रिसेंट रिपेयर ऑफ द मशीनरी एंड सो ऑन। एबनॉर्मल गेन तभी होगा आपको, हो सकता है कि आपके वर्कर बहुत अच्छा काम किए, हो सकता है आपने मशीन का भी रिपेयर करवाया था जिसकी वजह से मशीन अच्छी चली, तो इसके वजह से क्या हो गया, आपका नुकसान नॉर्मल वाला कम हो गया, नॉर्मल लॉस आपका कम हो गया, इसकी वजह से अच्छे गुड्स बन गए वो। ओके, द यूनिट and the amount is debited to the relevant process account and the credited to the abnormal gain account. yes, तो जो यूनिट एंड अमाउंट होता है उसको हम डेबिट करते हैं प्रोसेस अकाउंट, इसीलिए प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम एबनॉर्मल गेन अकाउंट लिखते हैं। कहाँ पे, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में एबनॉर्मल गेन अकाउंट लिखते हैं, और एबनॉर्मल के क्रेडिट साइड में बाय प्रोसेस लिखते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और मेरे को बताओ, एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीजन क्या पता है, नॉर्मल लॉस का कम होना। हमारा नॉर्मल लॉस नहीं हुआ रहेगा जितना हमने सोचा था, तो इसलिए एबनॉर्मल गेन के डेबिट साइड में हम नॉर्मल लॉस लिखते हैं। ये किसी को नहीं पता है क्यों लिखते हैं, तो यही है कि आपका नॉर्मल लॉस उतने से कम हो गया। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे जो डिफरेंस बचेगा बच्चों, ये आपके लिए प्रॉफिट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट ये आपको होगा, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं टू कॉस्टिंग P&L। ये था हमारा पूरा का पूरा ये। तो यहाँ पे वो द यूनिट एंड द अमाउंट इज डेबिटेड टू रिलेवेंट प्रोसेस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द एबनॉर्मल गेन अकाउंट, खत्म। नेक्स्ट है जॉइंट प्रोडक्ट वर्सेस बाय प्रोडक्ट। देखिए, एक होता है जॉइंट प्रोडक्ट, एक होता है बाय प्रोडक्ट। चलिए दोनों में फ़र्क देखते हैं। बाय प्रोडक्ट मतलब कि स्क्रैप, ऐसा स्क्रैप मतलब कि हमारा इंटेंशन नहीं था इस प्रोडक्ट को बनाने का, बट ये बन गया तो अब इसको बेचेंगे। अब बेचेंगे तो थोड़ा ही भाव मिलेगा। तो दो प्रोडक्ट होते हैं, एक मेन प्रोडक्ट होता है, एक बाय प्रोडक्ट होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जॉइंट प्रोडक्ट है वह इक्वल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जब तक वो दोनों प्रोडक्ट जॉइंट थे तब तक उनका इक्वल इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद जब वो प्रोसेस में गए उसके बाद वो अलग हो गए, तो जो बाय प्रोडक्ट था उसका लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मान के लीजिए कॉटन है। कॉटन से क्या बनता है भैया, कपड़ा बनता है, राइट। अब इस कपड़े से एक लेडीज गारमेंट भी बन रहा है और एक जेंट्स गारमेंट भी बन रहा है। तो जो लेडीज गारमेंट बन रहा है वो भी मेन प्रोडक्ट है, और जो जेंट्स गारमेंट बन रहा है वो भी एक मेन प्रोडक्ट है। बट उसके साथ साथ जब ये बन रहा है तो उसमें से एक चिंदी निकलती है। अब वो चिंदी जो निकल रही है तो क्या चिंदी कोई खरीदेगा? नहीं सर, उसका हम कारपेट बना दिए। अब जो कारपेट बना रहे हो तो भंगार के भाव में जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय प्रोडक्ट। हमारा इंटेंशन नहीं था कारपेट बनाने का, बट निकल गया तो वो बाय प्रोडक्ट कहलाया। तो मेन प्रोडक्ट क्या है सर, लेडीज गारमेंट और जेंट्स गारमेंट का। समझ में आ गया क्या बच्चों? तो यहाँ पे वही बोल रहा है। तो जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम, देखा जॉइंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है सेम टाइम में, बट बाय प्रोडक्ट इंसिडेंटली और एडिशनली हो जाता है। ये हमारा इंटेंशन नहीं था। जॉइंट प्रोडक्ट ओके आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम इनपुट एंड बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द स्क्रैप। देखा ये कैसे निकला, स्क्रैप से निकला। जॉइंट प्रोडक्ट हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द कॉस्ट, ये ग्रेटर इफेक्ट डालता है हमारे कॉस्ट के ऊपर, बट बाय प्रोडक्ट हैज अ स्मॉल इफेक्ट ऑन द कॉस्ट, ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। सो गाइस, इसी के साथ आप लोगों का मैंने चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके बाहर से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए मार्जिनल कॉस्टिंग पे। चलो नेक्स्ट है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम पीवी रेशियो के नाम से जानते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता क्या है, देखिए क्या है सर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो। यस, पीवी रेशियो का दूसरा नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, या फिर इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेशियो। ये एक्सप्रेस करता है, रिलेशन बताता है कॉन्ट्रीब्यूशन का सेल्स के साथ कैसा है। क्या पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया? इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द परसेंटेज बेसिस, ये हमेशा परसेंटेज बेसिस, पीवी रेशियो हमेशा परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट होता है, याद रहेगा। और इन टाइम्स कंपेयर्ड इन द सेल्स वैल्यू। ओके, आगे बोला इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ एक्टिविटीज प्रोवाइडेड पर यूनिट सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर देखा जाए तो ये हर एक रिमेन कांस्टेंट रहता है बच्चों ऑल द लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे। ओके, पीवी रेशियो रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द एनी वेरिएशन इन द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट से पीवी रेशियो का कुछ लेना ही देना नहीं। ओके, पीवी रेशियो का पूरा लेना देना है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होगा, बट फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए ये लाइन लिखी हुई है, समझ में आ गया। हाई पीवी रेशियो क्या इंडिकेट करता है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, और लो पीवी रेशियो क्या इंडिकेट करता है, लो प्रॉफिटेबिलिटी। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, और एक पीवी रेशियो का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। सो गाइस, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा पीवी रेशियो खत्म और 5 नंबर मिल गए आपको। चलो नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ओके, आगे बोला है बीईपी इज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और सेल्स एट विच टोटल कॉस्ट एक्जैक्टली इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू। बीईपी इज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है जहां पे आपका टोटल कॉस्ट जो है वो एक्जैक्टली इक्वल हो जाता है टोटल रेवेन्यू के बराबर। बिलो द बीईपी कंसर्न मेक्स लॉसेस, अगर आप बीईपी के नीचे रहोगे तो आपको नुकसान होगा,
और एट द बीईपी अगर रहोगे तो आपको ना प्रॉफिट ना लॉस होगा। अगर आप अबो बीईपी पहुंच जाओगे तो आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। बीईपी कैन बी असेंटेड बाय यूजिंग द ब्रेक इवन चार्ट बाय और कैलकुलेशन। बीईपी जो है आप वो ब्रेक इवन चार्ट के द्वारा भी बना सकते हो और आप फॉर्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हो कि कितने यूनिट का बीईपी आपका है। जैसे कि अगर मुझे बीईपी इन यूनिट चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखते हैं, अगर रुपीस में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो करते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ सर। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ओके देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है बच्चों, बताइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? जब मैं बीईपी के ऊपर जो एक्स्ट्रा सेल करता हूं उसे मैं बोलता हूं मार्जिन। समझ में आ गया? वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड द सेल्स एट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट और एक्चुअल सेल्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं मार्जिन। मान के चलिए बच्चों मैंने 100 रुपये का सेल्स किया और मेरा ब्रेक इवन है 70 रुपया, तो बताइए इन दोनों के बीच में कितना है मैंने कमाया? सर 30 रुपये। 30 रुपये मेरे को मार्जिन है, इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझ में आ गया? अगर जितना ज़्यादा देखिए लार्जर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट स्ट्रॉन्ग बिजनेस, जितना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई देगा उतना ज़्यादा आपका बिजनेस अच्छा रहेगा। सच बिजनेस कैन कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट इवन इफ द सेल्स डिक्रीजेस। भले से सेल्स का प्राइस थोड़ा थोड़ा डिक्रीज भी होगा तो भी आप बहुत प्रॉफिट कमाते रहोगे। ओके मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज चाहिए तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट में चाहिए तो एक्चुअल सेल्स इन यूनिट माइनस बीईपी सेल्स इन यूनिट कर सकते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके साथ लिंक्ड है? इसका प्रॉफिट के साथ भी लिंक्ड है। ओके इसके लिए इंडिकेट इक्वेशन बनाया, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसलिए अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इधर रखता हूँ, ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को इधर लेके जाता हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यस ये भी हो सकता है। नेक्स्ट बोला है बीइंग सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट इट इंडिकेट द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द फर्म इन द टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू। यस ओके सो गाइज इसी के साथ पूरा का पूरा ये भी कंप्लीट हुआ है। अब थोड़े से बाकी एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का एडवांटेज क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ सिंपल टू अंडरस्टैंड। मार्जिनल कॉस्टिंग जो वो सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजिली आपको समझ में आ जाता है। ओके रिडक्शन ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग द डिप्रेशन एंड कंपटीशन टाइम। यस रिडक्शन प्राइस को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए काम आ जाता है। ये प्रॉफिट प्लानिंग के लिए काम आ जाता है बीईपी चार्ट। सिलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी क्या होती है उसके लिए हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। बेसिस ऑफ मार्जिनल डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है ये। ओके द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन बिकम्स वेरी सिंपल एंड सिंस क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट यस विच लीड्स फॉर बेटर एक्यूरेसी के लिए हम लोग करते हैं भाई मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं, इसलिए फायदा है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू लाइन अगर हम लोग जाते हैं तो उसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। क्या डिसएडवांटेज है इसके? ओके तो चलिए डिसएडवांटेज में देखिए बच्चों क्या क्या है। इट्स अ डिफिकल्ट इन क्लासिफाइंग द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। यस हम बोलते तो हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, बट कभी कभी ऐसी भी कॉस्ट आ जाती है जो इस नेचर की होती है कि जो हम कंपेयर नहीं कर पाते कि ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग को डिफिकल्टीज हो जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। अंडर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक नो फिक्स कॉस्ट एलिमेंट। ओके जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक का तो उसके अंदर कोई भी हम लोग फिक्स कॉस्ट एलिमेंट नहीं लेते। ओके ये भी एक डिसएडवांटेज है। ट्रू ओनली इन शॉर्ट पीरियड। यस मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते बच्चों। टाइम फैक्टर इज कंप्लीटली इग्नोर। यहाँ पे टाइम फैक्टर को भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ओके नॉट अप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। हर टाइप्स ऑफ बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट गिव अ फुल इन्फॉर्मेशन। मार्जिनल कॉस्टिंग के द्वारा हमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता बच्चों। ओके मिसलीडिंग पिक्चर्स भी दिखाया जाता है कभी कभी, अजम्पशन के हिसाब से हम इसको करते हैं। ओके एंड डिपेंड्स ऑन की फैक्टर। कभी कभी हम लोग डिपेंड्स होते हैं की फैक्टर के ऊपर एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ कॉस्ट होता है। सो गाइस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि बाकी के जो 2 चैप्टर वो कंप्लीट करेंगे। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।